हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ। मेरा नाम है शुभदीप चैटर्जी और आज मैं आप लोगों के लिए जो डिस्कशन करना चाहता हूँ दैट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम टैक्स का एक स्पेशली ये एक पर्टिकुलर हेड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम है। सीए स्टूडेंट्स, सीएमए स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो आज उसको लेकर के हम लोग बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होता है दोस्तों? ये एक रेसिडुअल हेड ऑफ इनकम है। रेसिडुअल हेड ऑफ इनकम का मतलब ये होता है कि कोई इन आइटम ऑफ इनकम जो कहीं और टैक्सेबल नहीं हो पाया वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा? वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट दैट यू रिसीव फ्रॉम योर बैंक डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट दैट यू रिसीव फ्रॉम योर savings account, interest that you receive upon your post office savings account, interest that you receive upon any other deposits that you have made। तो ये इंटरेस्ट जो है ये सैलरी हेड में नहीं जा सकता है, ये प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में नहीं जा सकता है। आप इसको हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नहीं कह सकते हो, आप इसको कैपिटल गेन्स का इनकम नहीं कह सकते हो। तो आप इसको कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? आप इसको टैक्सेबल करोगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आप ऐसे सोच लो कि जैसे जिस तरीके से जिस व्यक्ति का, जिस इंसान का कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है, तो ठीक उसी तरीके से जिस आइटम ऑफ इनकम का कोई नहीं होता है उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर के वो टैक्सेबल जरूर होगा। कोई भी आइटम ऑफ इनकम नॉन टैक्सेबल नहीं होगा अगर वो इनकम का डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं किया हुआ है स्पेसिफिकली बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं किया हुआ है तो वो 110% गारंटी के साथ वो कोई ना कोई हेड ऑफ इनकम में जरूर जाएगा। अगर वो कोई और हेड ऑफ इनकम में नहीं जा रहा है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आकर के टैक्सेबल जरूर होगा। पॉइंट नंबर टू है कि आप ऐसे सोचो कि तीन पूरे के पूरे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो हेड है उसको तीन कैटेगरी में आप बांट दो। तो पहला कैटेगरी में जो रेसिडुअल हेड ऑफ इनकम वाला जो पॉइंट है उसको आप कवर कर सकते हो। दोज आइटम्स ऑफ इनकम व्हिच आर not taxable under any other head of income will be taxable under income from other sources, जैसे मैंने बोला। सेकंड कैटेगरी में आएगा आइटम्स which are specifically taxable under income from other sources। चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे कुछ आइटम्स ऑफ इनकम्स हैं जो स्पेसिफिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए ही बना हुआ है, जो डिफरेंट क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करने के बावजूद, अदर हेड्स के डिफरेंट क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करने के बावजूद जो इसी पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम में ही टैक्सेबल होगा, कोई अदर हेड ऑफ इनकम में वो जा नहीं सकता है, क्योंकि ये कंपलसरी आइटम्स हैं जिसको स्पेसिफिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल करने का सरकार डिसीजन ले चुका है। फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड इनकम। डिविडेंड क्या होता है दोस्तों? आप अगर किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, आप इन्वेस्टर हो, आप एक शेयर होल्डर हो, तो कंपनी को जब प्रॉफिट होगा, कंपनी उस प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा आपको क्या कर देगा? डिस्ट्रीब्यूट करके देगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो आपको कंपनी से मिल रहा है दैट इज द डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम कहीं मतलब इवन इफ इट इज इन द नेचर ऑफ अ बिजनेस इनकम ऑल्सो फॉर समवन, ठीक है। मान के चलिए, कल्पना करिए कि कोई ऐसा शेयर होल्डर, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मेन बिजनेस ही है डिफरेंट कंपनीज का शेयर्स में इन्वेस्ट करना। आप इन्वेस्टर ही हो, मतलब यही आपका बेसिक प्रोफेशन है। आप शेयर्स खरीदते हो सस्ते में और उसको हाई, जब उसके प्राइसेस मार्केट में बढ़ जाते हैं तो आप उसको बेच देते हो। यही ट्रेडिंग एक्टिविटी आप रेगुलर बेसिस पे करते हो। तो आप बेसिकली ये आपका शेयर्स आपके लिए क्या बन गया? एक स्टॉक इन ट्रेड हो गया, या आपके लिए गुड्स बन गया। इसके अगेंस्ट में अगर आपको डिविडेंड इनकम मिल रहा है, ठीक है, जो शेयर्स आपके पास रह गया उनके अगेंस्ट में अगर आपको डिविडेंड इनकम मिल रहा है तो यू कैन से दैट दिस इज इन द नेचर ऑफ अ बिजनेस इनकम, सो इट शुड गो अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोविजन चैप्टर में ये जाना चाहिए था, उस हेड में ये जाकर के टैक्सेबल होना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिविडेंड इनकम इवन इफ इट इज इन द नेचर ऑफ बिजनेस इनकम ऑल्सो इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिकॉज ये आता है कैटेगरी नंबर 2 में, दैट इज दोज आइटम्स व्हिच आर स्पेसिफिकली टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।
इसके अलावा तीसरे कैटेगरी में आप देख सकते हो दैट इज आइटम्स विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोविजन। इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग कुछ कुछ आइटम्स ऑफ इनकम के केस में हम लोग प्रेफरेंस देंगे उस इनकम को कि उसको हम लोग पीजीबीपी के अंडर में हम लोग उसको टैक्सेबल करने का हर मुमकिन प्रयास करेंगे। अगर वो फिर भी बिजनेस इनकम का नेचर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तब जाकर के वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस ऑफ गिविंग योर प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर, मतलब आपका बिजनेस है आपका मशीन्स को हायर मतलब लेट आउट करना, आपका मशीन्स को भाड़े पे लगाना आपका मेन नेचर ऑफ बिजनेस है, तो इट इज सेटिस्फाइंग द नेचर ऑफ बिजनेस इनकम। तो जो रेंटल इनकम आपको मिल रहा है फ्रॉम लेटिंग आउट योर प्लांट मशीनरी और एनी अदर गुड्स, कैपिटल गुड्स को लेट आउट करने से आपको जो भी पैसा जो भी भाड़ा मिल रहा है वो तो बिजनेस इनकम का नेचर का हो जाएगा। तो हम लोग उसको कैटेगरी 3 के मुताबिक सबसे पहले पीजीबीपी में हम लोग उसको डालने का कोशिश करेंगे, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोविजन हेड में जाकर के वो टैक्सेबल होगा। अगर वो आपका मेन नेचर ऑफ बिजनेस नहीं है, अगर वो आप मतलब मान लीजिए कि आप कभी कभी अपने प्लांट मशीनरी कैपिटल गुड्स को लेट आउट करते हो ऑन हायर बेसिस, यानी कि आपको जो रेंटल इनकम मिल रहा है वो कहीं से भी बिजनेस इनकम का नेचर का नहीं मतलब ठहराया जा सकता है, ओनली इन दैट पर्टिकुलर केस वो वाला इनकम किस कैटेगरी में आएगा, वो कैटेगरी 3 में जाकर के टैक्सेबल होगा, दैट इज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आप जानते हो कि बिजनेस इनकम का नेचर को सेटिस्फाई करने के लिए देयर हैज टू बी अ सेंस ऑफ रेगुलरिटी, ठीक है, अ कांसेप्ट ऑफ रेगुलरिटी, मतलब बिजनेस इनकम उसी को कहा जा सकता है जो रेगुलर बेसिस पे आपको करना होगा, जो कभी कभी करके आप छोड़ दे रहे हो, ठीक है, ऐसा सिचुएशंस में उसको बिजनेस इनकम नहीं कहा जा सकता है। तो जिस आदमी का रेगुलर एक्टिविटी होता है बिजनेस इनकम, उस केस में हम लोग लेटिंग आउट ऑफ प्लांट मशीनरी और हायर ऑन हायर बेसिस, तो जो रेंट हम लोगों को मिलेगा उसको बिजनेस इनकम मानते हुए पीजीबीपी में डाल सकेंगे। अगर कोई एसएससी रेगुलर बेसिस पे ये काम नहीं करेगा तो हम लोग उसको किस हेड में टैक्सेबल कर देंगे, हम लोग उसको कैटेगरी 3 में हम लोग इसको टैक्सेबल कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम लोग एक एक करके जो बुक में दिया हुआ है, जो इस एक्ट में लिखा हुआ है, उसके हर पॉइंट को एक एक करके आइए हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल्स में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है मैं आप लोगों को आपके स्क्रीन में मैं डाल दूंगा, ठीक है, जो आप देख भी पाओगे उसका कंटेंट को। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग मेथड ऑफ टैक्सेशन अंडर सेक्शन मेथड ऑफ अकाउंटिंग अंडर सेक्शन 145। तो इसको लेकर के क्या कहता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। हम जानते हैं कि इनकम टैक्स में देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम्स, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोविजन। इसमें प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोविजन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये 2 हेड्स को छोड़ करके बाकी 3 हेड्स दैट इज सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स में कोई चॉइस ऑफ अकाउंटिंग आपको नहीं दिया गया है। देयर इज नो चॉइस ऑफ अकाउंटिंग अवेलेबल टू द एसएससी। ओनली इन दीज 2 हेड्स दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोविजन, यही एकमात्र 2 हेड्स ऑफ इनकम्स है जहां पे एसएससी को चॉइस ऑफ अकाउंटिंग दिया गया है। चॉइस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है दोस्तों, the assessee can either choose cash basis of accounting or he can also choose the accrual system, ठीक है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, लेट मी एक्सप्लेन। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, वो मान लीजिए कि कोई प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, मान लीजिए कि वो टेलर है, ठीक है, ही इज अ टेलर, ठीक है। वो जो टेलरिंग जॉब से वो जो भी पैसा कमाता है ही इज फॉलोइंग कैश बेसिस। वो बोलता है कि हमको पैसा मिलेगा तो हम उसको रिकॉर्डिंग करेंगे, हम उसको इनकम मानेंगे। जब हमको पैसा, मान लीजिए कि पार्टी का काम कर चुका है, कोई कस्टमर का वो मतलब डिलीवरी दे दिया है गुड्स बना करके टेलरिंग करके, लेकिन पार्टी अभी तक पेमेंट उसको नहीं किया है, तो वो बोलता है कि भैया पैसा तो हमको मिला नहीं, तो हम इसको इनकम नहीं मानेंगे, हम इस पे टैक्स नहीं देंगे। तो ये उसका मर्जी है, ये उसका चॉइस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोविजन चैप्टर में उस व्यक्ति को, जो कि एक टेलर है, उसको सरकार क्या दिया है, एक चॉइस ऑफ अकाउंटिंग दिया है। वो कैश बेसिस भी फॉलो कर सकता है, वो एक्रूअल सिस्टम भी फॉलो कर सकता है। वहीं पे अगर मान लीजिए कि कोई दूसरा टेलर वो बोलेगा कि हमको जो है हमको एक्रूअल सिस्टम फॉलो करना है। एक्रूअल सिस्टम का मतलब कि पैसा मिले या ना मिले, अगर इनकम अराइज कर चुका है, इफ यू हैव अर्न्ड द इनकम, इफ यू हैव रेंडर्ड द सर्विस अगेंस्ट द इफ यू हैव रेंडर्ड द सर्विस टू द कस्टमर और इनकम आपको अर्न हो चुका है, तो कस्टमर से पैसा
पैसा मिले या ना मिले, वो ड्यू रह गया तो भी उसको क्या मान लिया जाएगा, उसको करंट ईयर का इनकम हम लोग कंसिडर कर लेंगे अंडर द एक्रूअल सिस्टम। ठीक है, तो ये जो चॉइस ऑफ अकाउंटिंग है ये प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोविजन चैप्टर में दिया हुआ है। सेम चॉइस आपको दिया हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी। हालांकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक पॉइंट है दैट इज कैजुअल इनकम, वहां पे कोई चॉइस ऑफ अकाउंटिंग यहां पे अवेलेबल नहीं है। हम लोग उसके बारे में डिटेल्स में बाद में बात करेंगे। लेकिन अदर देन कैजुअल इनकम, द रेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत एसएससी कैन डिसाइड वेदर ही वांट्स टू फॉलो द कैश बेसिस और ही कैन फॉलो द एक्रूअल बेसिस, व्हिचएवर ही लाइक्स। लेकिन एक चीज याद रहे, जो भी चॉइस वो लेगा उसको कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर उसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने फर्स्ट ईयर में आपने बोला कि हमको कैश बेसिस फॉलो करना है तो हम कैश बेसिस पे हम अकाउंटिंग करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में आप बोले कि हमको तो एक्रूअल बेसिस चाहिए तो हम एक्रूअल बेसिस में शिफ्ट हो गए, तो जो पैसा लास्ट ईयर नहीं मिला था वो तो इस साल का इनकम है ही नहीं, वो तो इस साल का इनकम नहीं होने की वजह से हम उसको उसके ऊपर टैक्स नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं चल सकता है। आपको जो भी सिस्टम एक बार चूज करना है उसको ईयर आफ्टर ईयर कंसिस्टेंटली आपको क्या करना है, फॉलो करना है। So this is the point. अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट है रिगार्डिंग इनकम्स चार्जेबल अंडर द हेड दैट इज सेक्शन 56। तो सेक्शन 56 में कुछ ऐसे इनकम्स है, जैसे कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कैटेगरी 2 के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो ऐसे इनकम्स हैं जो स्पेसिफिकली इसी हेड ऑफ इनकम में टैक्सेबल होंगे। उसमें लिखा हुआ है द इनकम्स दैट इज चार्जेबल ओनली अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब कोई और सोर्स ऑफ इनकम में, कोई और अदर हेड में ये जाएगा ही नहीं। तो पहला ही पॉइंट है डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 1। तो हम लोग डिविडेंड इनकम का, डिविडेंड का जो बेसिक डेफिनेशन है वो मैंने आपको दिखा दिया था। मैं डिटेल्स में डिविडेंड के बारे में, क्योंकि डिविडेंड जो है उसमें डिटेल डिस्कशन होता है। अंडर डिविडेंड को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में, उसमें 5 अदर क्लॉजेस हैं। डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 222A, 222B, 222C, 222D, 222E। तो ये जो 5 अलग अलग क्लॉजेस हैं उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसको मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं अगर उसके बारे में अभी आज डिस्कशन करने जाऊंगा तो मुझे जो आज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो डिस्कशन करना है वो फिर दिक्कत होगा। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा डिविडेंड इनकम के ऊपर कि डिविडेंड इनकम क्या होता है, उसमें अलग अलग क्लॉजेस में किसको किसको डिविडेंड इनकम सरकार मानने के लिए रेडी है, किसको नहीं मानता है, उसको एक अलग वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिविडेंड इनकम के अलावा। डिविडेंड इनकम तो इस पर्टिकुलर हेड में जाएगा ही जाएगा। सेकंड जो इनकम सेक्शन 56 में कवर्ड है दैट इज कैजुअल इनकम। से कैजुअल इनकम सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 1B में कवर्ड है। तो कैजुअल इनकम क्या है दोस्तों? कैजुअल इनकम इंक्लूड्स winning from lotteries, crossword puzzles, races including horse races, गैम्बलिंग, बेटिंग एटसेट्रा। मतलब आप अगर जुआ से कोई इनकम आपको अर्न हो रहा है, या फिर आपको लॉटरी इनकम मिल गया है, या फिर आपको जो है आपने कोई क्रॉसवर्ड पजल्स आपने जीता, कोई गेम शो आपने जीता, कौन बनेगा करोड़पति टाइप का कोई गेम शो आपने जीता, तो इन दैट केस आपको जो इनकम प्राप्त होगा वो इनकम विल बी कंसिडर्ड एज अ कैजुअल इनकम। याद रखिएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर में इनकम अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर आप करोगे उसका डिडक्शन गवर्नमेंट दे देगा। जैसे मान लीजिए कि आप इनकम अर्न करने के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप इनकम अर्न किए 100 रुपीज और आपको एक्सपेंडिचर बियर करना पड़ा उसके लिए 70 रुपीज, तो 100 माइनस 70 30 रुपीज आपका नेट इनकम हो रहा है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर में 30 रुपीज इज ओनली टैक्सेबल, नॉट द एंटायर रिसीट। मतलब आपको मिला 100 रुपया, उसमें से 70 रुपया खर्च हो गया, तो 70 रुपया का आप डिडक्शन ले लो इसी पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम में, और जो बचा हुआ 30 रुपीज है जो नेट इनकम है वही खाली इस पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम में टैक्सेबल होगा। लेकिन कैजुअल इनकम में ऐसा कोई भी प्रोविजन सरकार ने नहीं ओपन रखा है एसएससीज के लिए। अगर एसएससी का इनकम इज इन द नेचर ऑफ ए कैजुअल इनकम तो इन दैट केस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन लेना भूल जाइए। अगर एक्सपेंडिचर्स आपने कुछ इनकर भी किया तो आपको उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। 100 रुपया का 100 रुपया पूरा टैक्सेबल होगा। मान के चलिए कि आपने लॉटरी इनकम जीता, सपोज 10,000 रुपीज का, 10,000 का लॉटरी जीता, और उसके लिए लॉटरी टिकट आपने खरीदा सपोज 100 रुपया का, ठीक है, तो 10,000 माइनस 100 9,900 होना चाहिए, वो टैक्सेबल होना चाहिए था। गवर्नमेंट बोल रहा है नहीं,
ठीक है, पूरा का पूरा 10,000 जो है वो एंटायर 10,000 का 10,000 इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैजुअल इनकम। नॉट ओनली दैट, कैजुअल इनकम के अंडर में अगर लॉसेस होगा, मान लीजिए कि कभी विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, गैम्बलिंग, बेटिंग, ये सब में लॉस भी हो सकता है। गैम्बलिंग में कभी आप जीतोगे, कभी आप हारोगे, तो आपको अगर लॉस होगा तो आप नॉर्मली उस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो ना। नॉर्मली अदर हेड्स ऑफ इनकम्स में ये बात लिखा हुआ है कि आप वन हेड के लॉसेस को दूसरे हेड के अगेंस्ट के साथ आप सेट ऑफ कर सकते हो। कैजुअल इनकम में वो भी नहीं हो पाएगा। वंस अ लॉस इज अकरिंग अंडर कैजुअल इनकम, आप भूल जाओ, उस लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। गेन होगा तो गवर्नमेंट टैक्स आपसे लेगा। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है दोस्तों। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए थर्ड पॉइंट बोल रहा है, मैं रीड करके सुना रहा हूं आपको। कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ एफएमवी ऑफ शेयर्स issued by a closely held company to be treated as income of such company where shares are issued at a premium, section 56 subsection 2 clause number 7b। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? एफएमवी का क्या मतलब हुआ? एफएमवी का मतलब होता है फेयर मार्केट वैल्यू। इसका पूरा नाम है फेयर मार्केट वैल्यू। आप इसको सिंपली मार्केट प्राइस सोच सकते हो। अगर इसका सीधा सीधी मतलब यह है कि ध्यान से पढ़िए इसमें, कंसिडरेशन रिसीव्ड, कंसिडरेशन का मतलब जो पैसा आपको मिला, ठीक है, रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ एफएमवी ऑफ शेयर्स, मतलब मार्केट शेयर्स का जो मार्केट प्राइस है उससे अधिक अगर आपको कंसिडरेशन मिला, इशूड बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, ऐसे शेयर्स जो कि एक क्लोजली हेल्ड कंपनी ने इशू किया था, टू बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ सच कंपनी, उसको उस कंपनी का इनकम मान लिया जाएगा। where such shares are issued at a premium। Let me explain this particular point to you। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए, अच्छा यहां पे क्लोजली हेल्ड कंपनी किसको बोला जाता है? कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिस कंपनी के नाम के बगल में पीवीटी एलटीडी लग चुका है, वो कंपनी को हम लोग क्लोजली हेल्ड कंपनी बोलते हैं। प्राइवेट कंपनीज को, द प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर कंसिडर्ड एज द क्लोजली हेल्ड कंपनीज। तो मान के चलिए एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स प्राइवेट लिमिटेड। एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने मिस्टर एक्स को शेयर्स इशू किया, मिस्टर एक्स को अपना शेयर्स इशू किया, इक्विटी शेयर्स इशू किया। ये जो शेयर्स हैं, इन शेयरों का फेयर मार्केट वैल्यू है सपोज 100 रुपीज, और इनको शेयर्स इशू किया गया है एट अ प्राइस ऑफ 150 रुपीज। 150 रुपया प्राइस में आपने क्या किया है, शेयर्स को आपने इशू किया है। तो अब यहां पे देखो, शेयर्स का फेयर मार्केट वैल्यू को भी क्रॉस कर रहा है उसका इशू प्राइस। तो यहां पे आप डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, तो डिफरेंस इज 150 माइनस 100, दैट इज इक्वल टू 50 रुपीज का डिफरेंस हो रहा है। ये जो 50 रुपीज का डिफरेंस है, दिस इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, कौन से एसएससी के लिए? कंपनी एसएससी के लिए। जो एक्स प्राइवेट लिमिटेड है, माना यह जाएगा कि उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में उसने कितना इनकम अर्न किया है, 50 रुपीज इनकम अर्न किया है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा बोल रहा है सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 7b। ठीक है, अच्छा ये सिर्फ उस केस में होगा जहां पे शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम। शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम का मतलब क्या है दोस्तों? जिनको शेयर्स का कंसेप्ट मालूम है, अकाउंट्स में आप लोग शेयर चैप्टर अगर पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम का मतलब होता है कि जब शेयर्स का इशू प्राइस क्रॉस करता है उसका फेस वैल्यू को। मान लीजिए कि शेयर्स है 10 रुपया का, अगर 10 रुपया का शेयर्स को आप 12 रुपया में इशू करोगे तो हम लोग 2 रुपया का जो डिफरेंस है उसको मानते हैं कि वो प्रीमियम में इशू है। ठीक है, तो जब शेयर्स प्रीमियम में इशू होगा, कोई और केस में नहीं दोस्तों, ये एप्लीकेबल होगा, ये क्लॉज कब एप्लीकेबल होगा? जब शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम एंड वेयर शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी एंड द इशू प्राइस एक्सीड्स इवन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। इशू प्राइस उसका शेयर्स का फेयर मार्केट वैल्यू को भी क्रॉस कर रहा है, उस केस में जो डिफरेंस होगा 50 रुपीज का, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द क्लोजली हेल्ड कंपनी। ठीक है, इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन और एनहांस्ड कंपेंसेशन डीम्ड टू बी इनकम इन द ईयर ऑफ रिसीट एंड टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? मैं आपको आसान शब्दों में इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए क्या है मैटर। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति
अपना उसके पास कोई लैंड था, कोई बिल्डिंग था, तो गवर्नमेंट एक दिन आया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट आया, बोला कि तुम अपना लैंड मुझे हैंड ओवर कर दो, ठीक है। क्यों सर, क्यों करें? तो गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पे हमको रेलवे ट्रैक्स ये करना है, बिछाना है, तुम्हारा जो लैंड है उसके जस्ट हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके बीचों बीच आ रहा है, तो तुम हमको अपना लैंड सेल कर दो, हम तुमको इसके बदले में कंपनसेशन दे देंगे। यहाँ पे एसएससी के पास कोई चॉइस नहीं है, गवर्नमेंट के साथ थोड़ी ना आप लड़ सकते हो, तो आपको क्या करना होगा, मजबूरी में आपको लैंड अपना गवर्नमेंट को बेचना होगा, और वैसे भी ये नेशनल कॉज है तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं जहां पे आपसे कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है। तो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड के केस में गवर्नमेंट आपको जो कंपनसेशन देगा वो तो देगा ही, अगर कंपनसेशन देने में डिले होगा तो आपको इंटरेस्ट भी देगा, ठीक है। द गवर्नमेंट विल पे इंटरेस्ट ऑल्सो। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कंपनसेशन देने का वादा किया था मिस्टर एक्स को, ठीक है, और गवर्नमेंट ने जो कंपनसेशन देने का वादा किया था उसमें उसको डिले हो गया, मान लीजिए कि 6 महीने का। गवर्नमेंट का कामकाज है, उसमें डिले होता ही है, आप लोगों को पता होगा। वो 6 महीने का जो डिले हो रहा है उसके लिए गवर्नमेंट हैज टू पे इंटरेस्ट, और अगर गवर्नमेंट नहीं देगा तो कोर्ट गवर्नमेंट को बोलेगा, आदेश देगा कि तुम इंटरेस्ट दो, ठीक है, क्योंकि एससीसी के एक तो तुमने उसका जमीन ले लिया, ठीक है, उसके बाद आप उसको ब्याज भी नहीं दे रहे हो, तो ये कहाँ का इंसाफ है। तो ये थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए गवर्नमेंट क्या करता है, इंटरेस्ट भी देता है। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जब गवर्नमेंट जो कंपनसेशन डिक्लेयर किया है ना, एससीसी को लग रहा है कि सर ये बहुत कम है। जैसे मान लीजिए कि आपका जमीन का वैल्यू है सपोज 20 लाख रुपया, जस्ट एक एग्जांपल लीजिए, गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन जो दे रहा है वो 15 लाख रुपया दे रहा है, 5 लाख रुपया कम दे रहा है, आपको लग रहा है कि 5 लाख रुपया कम दे रहा है, आप कोर्ट में जाओ, ठीक है, कोर्ट में जाकर के आप क्लेम करो, आप बोलो कि कोर्ट को कन्विंस करो कि देखिए सर इसका जमीन का जो मेरा वैल्यू है उसके मुकाबले में मेरे को कंपनसेशन थोड़ा कम मिल रहा है, तो मुझे जो है उचित मुआवजा दिया जाए, उचित कंपनसेशन दिया जाए। कोर्ट केस अगर आपने जीत गए, सपोज यू वोन द कोर्ट केस, तो इन दैट केस कोर्ट के आदेश पर गवर्नमेंट जो 5 लाख रुपया आपको एक्स्ट्रा देगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं एनहांस्ड कंपनसेशन। एनहांस्ड कंपनसेशन मतलब कोर्ट के आदेश पे जो गवर्नमेंट को फोर्स किया जाएगा टू पे एक्स्ट्रा कंपनसेशन ओवर व्हाट द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड, दैट इज द एनहांस्ड कंपनसेशन। इस एनहांस्ड कंपनसेशन को भी अगर देरी करके गवर्नमेंट देगा, डिलेड पेमेंट होगा, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा। ये जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है एज एन एसएससी, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। इसको लेकर के भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है एडवांस फॉरफिटेड ड्यू टू फेलियर ऑफ नेगोशिएशंस फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 9। ये क्या मैटर है, मैं आपको पूरा मैटर को इजी लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूं। मान के चलिए मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को अपना लैंड बेचना चाहता है, ठीक है, अपना लैंड बिल्डिंग जो भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी वो सेल आउट करना चाहता है। तो मिस्टर एक्स के साथ मिस्टर वाई का एग्रीमेंट हुआ, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अंडर द एग्रीमेंट उसने मिस्टर वाई को बोला, उसमें क्लॉज डाल दिया कि मिस्टर वाई को पहले तो कुछ एडवांस पे करना होगा, तो एडवांस पे करने के बाद वो कुछ दिन एडवांस पे करने के बाद वो जो है सेल एग्रीमेंट, फाइनल सेल एग्रीमेंट साइन होगा, और उस केस में जो है फुल पेमेंट, जो बैलेंस पेमेंट है वो मिस्टर वाई को करना होगा। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला कि तुम हमको 1 लाख रुपया दो, टोटल लैंड का वैल्यू 20 लाख रुपया है, 19 लाख रुपया जो बचेगा तुम बाद में दे देना। और ये जो 1 लाख रुपया है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, एडवांस पेमेंट मान लेंगे। मिस्टर वाई ने एडवांस पेमेंट कर दिया, अंडर द क्लॉज ये भी लिखवा दिया मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स ने वाई मतलब एग्रीमेंट में ये भी डलवा दिया कि अगर एडवांस पेमेंट करने के बाद मिस्टर वाई बैलेंस पेमेंट करने में फेलियर हो जाता है, इफ ही फेल्स टू पे द बैलेंस अमाउंट एंड टेक द पोजीशन ऑफ द लैंड इन दैट एंड ड्यू टू विच द सेल एग्रीमेंट कुड नॉट बी मटेरियलाइज, सेल एग्रीमेंट को मटेरियलाइज करना पॉसिबल नहीं हो पाया मिस्टर एक्स के लिए, क्योंकि जो बैलेंस पेमेंट था मिस्टर वाई वो करने में अनसक्सेसफुल रहा। तो इन दैट
दैट केस मिस्टर एक्स कैन फोरफीट द एडवांस मनी। वो जो 1 लाख रुपया जो वाई एक्स को दिया था उसको एक्स क्या कर लेगा, जब्त कर लेगा। ऐसा उस एग्रीमेंट में अगर लिखा हुआ है तो मिस्टर एक्स के लिए वो जो 1 लाख रुपया एडवांस मनी फोरफीट कर रहा है, उस 1 लाख रुपया एडवांस मनी को हम लोग मान लेंगे एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो आई थिंक वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा इसके बाद, तो मैं नेक्स्ट वाला जो वीडियो मैं बनाने वाला हूं उसमें मैं जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं उसको मैं आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर।